हेलो स्टूडेंट, जो हमारे लास्ट क्लास थी उसमें हमने साइक्लो एल्केन को डिस्कस किया था, जिसमें उनका जो स्ट्रैंडलेस थ्योरी थी सांसे और मोरे की, उसको हमने डिस्कस किया था। और शायद उसी वीडियो में हमने ये भी कंफर्म कर लिया था कि यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है एल्केन और साइक्लो एल्केन वो कंप्लीट है होता था हमारा। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एल्कीन। टॉपिक होगा एल्कीन। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि एल्कीन होती क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है कार्बन कार्बन के मध्य, एल्कीन कहलाते हैं। या ये कहें, जब अपन ने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया था तो उसको उस समय हमने एल्कीन और एल्काइन को ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफाइड किया था। तो वहाँ से हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीनों का ध्यान रखना, जो दूसरा नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ओलिफिन। क्या कहा जाता है इनको? ओलिफिन कहा जाता है। और ओलिफिन कहने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो वसीय अम्ल होते हैं उनमें असंतृप्तता पाई जाती है। तो जो एल्कीन होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों में प्रेजेंट होते हैं, वसीय अम्लों में ऑयल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम से इनको ओलिफिन भी कहा जाता है। या ये कहें मोर रिएक्टिव। याद कीजिए, हमने एल्केन्स के लिए पैराफिन कहा था। पैराफिन का मतलब था लेस रिएक्टिव। यहाँ पे ओलिफिन क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। रीज़न है असंतृप्तता, क्योंकि द्विबंध होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग का परिणाम होता है, पार्श्वीय अतिव्यापन का परिणाम होता है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में, उस यौगिक में जो कार्बन की जो संतृप्तता है, उसकी जो अपन कह सकते हैं बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, खुद स्टेबलाइज होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। क्योंकि जहाँ असंतृप्तता होती है वहाँ स्टेबिलिटी कम मानी जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन को सामान्यतः ओलिफिन कहा जाता है। और एल्कीनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। और N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम? याद करोगे तो आ जाएगा। N की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, 5 ... मतलब जो एल्कीन का जो प्रथम स्थायी सदस्य होता है वो 2 कार्बन युक्त होता है, नाम होता है इथीन। तो यही कह सकते हैं एल्कीन का जो प्रथम स्थायी सदस्य है, प्रथम स्थायी सदस्य वो कौन है? 2 कार्बन युक्त एथीन होती है। एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अगर हम और स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, अगर अदर स्पीसीज की बात करें, अदर कैरेक्टर की बात करें, तो एल्कीनों के लिए हम कह सकते हैं कि ये सामान्यतः विभिन्न प्रकार की ज्यामिति भी प्रदर्शित कर सकती है। और एल्कीनों में स्पेशली किस प्रकार की ज्यामिति पाई जाती है? समावयवता की बात कर रहे हैं, ज्यामिति समावयवता होती है, जिसमें सिस और ट्रांस की बात अपन करते हैं। तो मुख्यतः जो एल्कीनों की जो समावयवता होती है वो ज्यामिति भी मानी जाती है। हालांकि अपन इसके लिए जो अदर जो आइसोमरिज्म का पार्ट होता है, जैसे पोजीशन आइसोमर भी होते हैं, चेन आइसोमर भी होते हैं, तो साथ में देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी CnH2n। कहीं और सूत्र पढ़ते हैं अपन, किसके लिए पढ़ते हैं? पीछे पढ़ के आए हैं अपन, पीछे वाली जो प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी, किसका सूत्र होता है? CnH2n, साइक्लो एल्केन के लिए। मतलब जो एल्कीन होती है वो साइक्लो एल्केन के समावयवी होते हैं। क्लियर? यहाँ पे लिख सकते हैं एल्कीन साइक्लो एल्केन के
समावयवी होती हैं, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं कि एल्किनों को सामान्यतः ओलेफिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बात कर ली, असंतृप्तता होने के कारण क्रियाशील ज़्यादा हो जाते हैं। सामान्य जो सूत्र होता है वो CnH2n होता है, जहाँ n की वैल्यू 2, 3, 4, 2 से स्टार्ट होती है। 2 से स्टार्ट होने के बाद इसका जो प्रथम स्थायी सदस्य वो 2 कार्बन युक्त होता है एथीन, वो इसका प्रथम स्थायी सदस्य माना जाता है। साथ में ये कहा जाता है कि जो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n वो साइक्लोएल्केन का भी होता है। मतलब जिनमें संरचना सूत्र समान हो लेकिन उनकी जो कैरेक्टर है, उनके जो गुण हैं वो अलग अलग हो जाए तो समावयवी कहलाते हैं। साइक्लोएल्केन और एल्कीन दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, द्विबंध है, तो कार्बन कार्बन के मध्य जो सामान्य बंध दूरी होती है वो मानी जाती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कितनी मानी जाती है? ये चीज़ अपन को वैसे भी ध्यान रखनी होती है कि कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन द्विबंध के मध्य की बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के मध्य की बात करते हैं तो यहाँ पे बंध दूरी 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब 1.20, हालांकि 20 नहीं कहते, 1.20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो कार्बन कार्बन की जो मध्य की जो बंध दूरी होती है एल्कीनों में वो कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं कि वास्तव में जो इनकी अणुकक्षक संरचना होती है, इस पर जो संकरण होता है वो कौन सा होता है? अगर एल्कीनों की बात करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कौन अपना इथीन है। इथीन के साथ इस पर संकरण और इसकी जो NOS है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, वो मेंशन कर सकते हैं। साथ में इसकी ज्यामिति और बंधुओं का निर्धारण भी करेंगे। ओके, तो बात करते हैं तो एल्कीनों में संकरण व इसकी ज्यामिति। एल्कीनों में कौन सा संकरण होता है? sp2। संकरण निकालने के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और लोन पेयर भी कौन से होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां से हम एल्कीनों में संकरण की बात करेंगे। एल्कीनों में संकरण एवं आणविक कक्षक संरचना, आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कक्षक संरचना MOS। ठीक है, हमने बात की है इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होता है। फॉर्मूला है संकरण का निकालने का, संकृत कक्षकों की संख्या, संकृत कक्षकों की संख्या बराबर, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, संकृत कक्षकों की संख्या x बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिसको अपन बॉन्ड पेयर कहते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या कहते हैं अपन? फॉर्मूला क्या होता है? संकृत कक्षकों की संख्या x बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड का मतलब यहाँ से ये समझना है कि अगर किसी स्पीसीज के पास लोन पेयर हैं तो वो अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, वो डीलोकलाइज्ड नहीं होने चाहिए। लोकलाइज्ड का मतलब कि अगर उस पर लोन पेयर उपस्थित है तो वो वहीं रहना चाहिए, कहीं दूसरी जगह विस्थानीकृत उसका नहीं होना चाहिए। इसलिए हम विस्थानीकृत वाले को तो काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो विस्थानीकरण के कारण दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तो जहाँ था वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है? नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए उस पर लोन पेयर जो अपनी जगह पे बना रहे, अनुनाद में पार्टिसिपेट ना करे। क्लियर? तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू आती है 2 तो संकरण माना जाता है sp। 3 आने पे sp2
4 आने पे sp3, 5 आने पे sp3d और 6 आने पे sp3d2। जब sp संकरण माना जाता है तो इसकी संरचना रेखीय होती है। sp2 आने पर इसकी जो संरचना वो त्रिकोणीय हो जाती है, समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय कह सकते हैं, समतल त्रिकोणीय। sp3 आने पर इसका जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय मानी जाती है, चतुष्फलकीय। sp3d आने पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBPP कहा जाता है उसको। और sp3d2 आने पर अष्टफलकीय, अष्टफलकीय या इसका दूसरा नाम दिया जाता है वर्गाकार द्विपिरामिडीय, स्क्वायर बाइपिरामिडल, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ओके, बंद कोण हम निर्धारित कर सकते हैं इनमें सभी में। तो एल्केनों की बात करेंगे। एल्केनों में देखो यहाँ से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के बाह्यतम कोष में 4, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे दिया हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहली बात यह है कि कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, मतलब लोन पेयर की उपस्थिति खत्म है, यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित तो नहीं है। पहली बात क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड में अपन कहते हैं कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे 1 सिग्मा होता है, जहाँ द्विबंध होता है वहाँ पे 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड होता है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप इसकी संरचना को चेक करोगे, संरचना में आप पाओगे कि यहाँ पे 1 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक सिग्मा। अब यहाँ पे द्विबंध है तो 1 सिग्मा और 1 पाई बनेगा। यह चीज अपने मेंशन कर ली कि अगर द्विबंध आएगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। हम संकरण में कभी भी पाई बंधों को काउंट नहीं करते, केवल काउंट कौन होंगे, या तो बॉन्ड पेयर जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी लोकलाइज्ड। ध्यान रखना, लोकलाइज्ड की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है लोकलाइज्ड तो वो काउंट होते हैं। इसके पास लोन पेयर थे नहीं, पाई बॉन्ड वो काउंट करते नहीं है, तो एक्स की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 और 3 प्लस लोन पेयर है क्या, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। एक्स की वैल्यू अगर 3 आती है तो संकरण कौन सा, sp2 संकरण है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एल्केनो में संकरण, तो सामान्यतः कार्बन पर sp2 संकरण होता है, या ये कहें कि एल्केनो में कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है। और जब स्पीशीज में संकरण sp2 माना जाता है तो उसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी जो संरचना है वो मानी जाती है समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय में हमेशा जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो तो कौन सी हो गई, स्क्वायर या ट्राइगोनल प्लेनर कह सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर समतल त्रिकोणीय। और समतल त्रिकोणीय में जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं आणविक कक्षक संरचना की संकरण और बंध कोण को दर्शाते हुए, तो सबसे पहले अब यहाँ हम बात करेंगे किसके लिए, MOS के लिए। हमें इतना पता चल गया कि एल्केनो में जो संकरण है वो कौन सा है, sp2 है, और उसमें बंध कोण कितना है, 120 डिग्री। जबकि ये किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, वर्गाकार समतलीय रूप में प्रदर्शित होते हैं।
sp2 संकरण आने का मतलब इसमें 3 sp2 संकृत कक्षक बनेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं MOSE, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, आणविक कक्षक संरचना की। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना जिससे हम संकरण कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड पेयर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हालांकि अपन एक और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं जिससे हम संकरण कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूले की बात भी वहीं पे करेंगे। नॉर्मली जो अपन को चाहिए उस फॉर्मूले को अपन ने डिस्कस किया है, उससे हम आसानी से संकरण निकाल सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं MOSE, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। कैसे? अब देखो अपन ने माना है कि कार्बन और कार्बन है द्विबंध संबंधित। इस कार्बन की बात करते हैं तो इसको मैं कार्बन नंबर 1 कह दूं और इसको कार्बन नंबर 2 कह देता हूँ। रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको क्या कहा है? कार्बन 1 और कार्बन 2 का है। क्लियर? तो हमने कहा कि कार्बन 1 का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है C1, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? बाइथम कोष का 2s2 2p2, बाइथम कोष का यही होता है 2s2 2p2। सेम यही अपन क्या कर सकते हैं, जो कार्बन 2 है उसका भी बाइथम कोष का सेम ही होगा 2s2 2p2। हमें ये पता है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल 2 में हुए हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है, s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जब ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, जब ये एटॉमिक फॉर्म में होता है, जब ये किसी के साथ बंध नहीं बनाता, लेकिन जब कार्बन बंध बनाने के में प्रयुक्त होता है तो ये एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, तभी बंध बना पाएगा। और उत्तेजित अवस्था में जाते ही कार्बन का जो एक पेयरिंग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, ये देखो पेयरिंग का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो समान ऊर्जा के स्तर होने के कारण p ऑर्बिटल में ट्रांजिस्ट कर जाता है। ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे? स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ से ये तो है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा एक्साइटेशन स्टेट में। एक्साइटेशन स्टेट कह सकते हैं। एक्साइटेशन स्टेट में जाने के लिए क्या करता है? ये यहाँ से ट्रांजिस्ट करता है तो इसका भी ट्रांजिशन होगा, ये इसका भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेशन स्टेट की बात करेंगे। तो एक्साइटेशन स्टेट में S में कितना रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन, P में कितने आ गए? 1 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम कंडीशन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया और 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसकी जगह हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कहा है कि जो पहला कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है। तो भैया इस ऑर्बिटल में, क्योंकि निम्न ऊर्जा में है इस समय, देखो पहले इलेक्ट्रॉन s में भरे जाते हैं, फिर p में, फिर d में और फिर m में। तो पहले काम वर्किंग करता है वो s ऑर्बिटल में, तो ये भैया हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, ये रहा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्डिंग कर देता है। इलेक्ट्रॉन देके बॉन्डिंग कर दिया। हम कह रहे हैं ये जुड़ चुका है। दूसरा हाइड्रोजन भी तो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हाइड्रोजन को मेंशन कर देंगे जो इसके साथ क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है, पेयरिंग कर देता है एक इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात देखिए कि ये जो पहला कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा और एक पाई बंध बनाता है, और सिग्मा बंध हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग का परिणाम होता है, अक्षीय अतिव्यापन। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑर्बिटल है, यहाँ पे हमने माना है कि जो कार्बन नंबर दूसरा है वो बॉन्डिंग कर रहा है। कार्बन कौन सा है? ये C2 कार्बन मेंशन किया अपन ने, ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा? पेयरिंग कर रहा है। सेम कंडीशन। अब इसकी तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, एक बार इसकी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, इसमें है कि इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, पेयरिंग कर लिया। इस दूसरे कार्बन के साथ एक कौन सा कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है? फर्स्ट कार्बन, तो यहाँ पे रखा अपन ने C1 और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। अब इसके पास भी देखो pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड है और इसके पास भी pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में करते क्या है कि आपस में एक दूसरे के साथ
पाई बंध का निर्माण करते हैं। ये पार्श्वीय अतिव्यापन का परिणाम हो जाता है। मतलब पहले कार्बन का pz कक्षक और दूसरे कार्बन का pz कक्षक पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा किसका निर्माण कर लेते हैं, पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। ये तो है। अब इसमें देखो संकरण में भाग कौन ले रहे थे, केवल सिग्मा बंध में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल s का और p के 2 संकरण कौन सा निकाला है हमने, sp2 संकरण निकाला है हमने, ठीक है। यही वजह थी कि हमने पहले sp2 संकरण, अब sp2 संकरण है ज्यामिति कैसी, समतलीय त्रिकोणीय और बंधकोण 120 डिग्री, ये ध्यान रखना आपको। तो अब ये तो है, इसमें इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। अब इस बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के रूप में। तो यहां से अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना जब sp2 संकरण आता है तो 3 संकरित कक्षक बनते हैं। उन तीनों संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति समान होती है और वो संकरित कक्षक कौन से हैं, संकरण में परिभाषित करते हैं कि लगभग समान ऊर्जा के, sp2 को कैसे परिभाषित करेंगे कि लगभग समान ऊर्जा के एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में संयुग्मित होते हैं। तो ऊर्जा का पुनर्वितरण करके वो 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और उनकी यह घटना sp2 संकरण कहलाती है। तो ये हमने रखा कार्बन फर्स्ट और ये कार्बन सेकंड। कार्बन फर्स्ट पर संकरण कौन सा था, sp2, इस पे भी sp2 है। तो 3 संकरित कक्षक होंगे, 1, 2 और ये 3, जो ऊर्जा और आकृति में कैसे होते हैं, समान। तो इसमें भी क्या होंगे, 3 संकरित कक्षक, 1, 2 और 3। एक संकरित कक्षक से तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दूसरे से भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तीसरे से कार्बन जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और दूसरे कार्बन से पहला कार्बन जुड़ रहा है। तो देखो यहाँ से कौन सा बना, सिग्मा, ये कौन सा, सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। तो इस पे देखो, इस कार्बन 1 2 3 सिग्मा हो गए, इस पे चेक कर लो, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे कार्बन के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट था, कौन सा था, pz था, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने pz ऑर्बिटल को तल के लंबवत रखा है, तल के लंबवत रखा है। अब लंबवत जब होते हैं इसमें, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पे बॉन्डिंग की बात की जाती है तो बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये ऑर्बिटल होते हैं जब समान तल में होते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं। तो देखो हमेशा जो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ मिलती है, तल के ऊपर, या फिर अगर अपन अंगूठे की बात करते हैं तो ये नीचे मिल जाते हैं। तो एक पाली तल के नीचे मिलती है जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व हो दो, और एक तल के ऊपर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये थोड़े से झुकते हैं, आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, और जो नीचे वाले लोगों से वो भी झुकते हैं और एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर लेंगे। मतलब ये बॉन्डिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये कौन सा बंध बना लेते हैं, पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो तल के ऊपर और तल के नीचे ये ओवरलैप हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है पार्श्वीय अतिव्यापन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है इसकी MOS। अब देखो ये सिग्मा, ये इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य बंध दूरी है, ये सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध है और ये सिग्मा बंध है। तो इसमें ये जो दूरी होती है, अब इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व तल के ऊपर और तल के नीचे वितरित होती है। तो यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तल के ऊपर और तल के नीचे वितरित होंगे, क्लियर। अब यहां से हम बात करते हैं कि इसमें संकरण तो कौन सा है, sp2। ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 120 डिग्री का, और इस प्रकार यह है अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर इसमें जो संरचना है TP, ट्राइगोनल प्लेनर। TP का मतलब क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरह से अपन बात करते हैं एल्केनों में संकरण और उसकी आणविक कक्षक संरचना, जिसमें संकरण sp2 बंध कोण 120 डिग्री, उसके आधार पर ज्यामिति आती है
समतल त्रिकोणीय ट्राइगोनल प्लेन है, इसकी MOS हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनमें आइसोमेरिज्म और आगे के टॉपिक्स। तब तक एक बार आराम से इस चीज़ को पढ़िए, देखिए, समझिए। तब तक हैव ए नाइस डे।